अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पेशावर में एक तो बाकायदा तौर पे दफ़ा 804 नाफिज की जा चुकी है, उसके साथ साथ कश्मीर के हालात, कश्मीर में बाकायदा तौर पे आवाम डट चुकी है। कश्मीर में जो अब हालात हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। क्या मामला है कश्मीर के हवाले से? अमेरिका में मामला दूसरी जानिब तय पा चुके हैं, उस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली जो बड़ा अहम मामला इस वक्त, एक इंटरव्यू वायरल है। ख्वाजा आसिफ ने मेहदी हसन को ये इंटरव्यू दिया। क्यों दिया, किसने उनको ये नसीहत की कि मेहदी हसन के इंटरव्यू में जाएं? बात वही है कि शायद ख्वाजा आसिफ को बताया गया था कि आगे शाहजेब खानजादा जैसा कोई शख्स बैठ के आपका इंटरव्यू करेगा, लेकिन ख्वाजा साहब इस इंटरव्यू के बाद फंस चुके हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी अब कह रहे हैं कि इनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से वो मान बैठे हैं कि हम हाइब्रिड निज़ाम के अंदर हैं, और जिस तरह से सवालात हुए, मीडिया की आज़ादी पता चलती है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे सबसे पहले कश्मीर की सूरत हाल पर। इस वक्त पेशावर में कल एक बड़ा जलसा है, जिसको बार बार मैं फाइनल राउंड कह रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर से पहले इस जलसे का होना, ऑब्वियसली दो बड़ी एक्सटेंशंस और मामला जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले इस जलसे का होना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है। क्या इस जलसे से कल कोई बड़ी तकरीर निकल कर सामने आएगी? आउटकम क्या होगा? क्या कोई रोड मैप वाजे किया जाएगा? वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के हालात ख़राब हो रहे हैं। कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है, जिसको आप कश्मीर अमन कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अब 6 माह पहले बाकायदा तौर पे एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा, और उस चार्टर ऑफ डिमांड पर बाकायदा उनसे वादे वईद भी किए गए, और कहा गया कि इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसमें लगभग लगभग 30 से 35 डिमांड्स मौजूद हैं। और उस चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक जो दो वजूहात, जो उसमें दो बहुत बड़ी आप कह लें डिमांड्स है, एक तो जो मराहत है मेम्बरान की, उनको ख़त्म किया जाए, जो ख़जाने पर बोझ बन रही है उनको ख़त्म किया जाए, महाजरीन की जो 12 सीटें हैं वो सबसे बड़ा नुक्ता बना हुआ है। जो कश्मीरी लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई, जिस तरह हमारे यहाँ MNAs होते हैं, वहाँ पर MLAs होते हैं, वहाँ पर कानून साज असम्बलियाँ होती हैं, और ये जो 12 सीटें ये पहले महाजरीन की थी। मकबूजा कश्मीर से लोग जो है वो लड़ते थे, जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब उनकी नस्लें भी आगे आ चुकी हैं, तब वो दे आर नो मोर, मतलब वो महाजिर नहीं है, माइग्रेंट्स नहीं रह चुके, तो अब यहाँ के लोग बाकायदा तौर पे लड़ें, या वो यहाँ आए आके बाकायदा साथ रहें, क्योंकि ये जो 12 नशस्तें हैं, कहा जा रहा है इन नशस्तों पर पूरे का पूरा मामला कश्मीर में मैनेज किया जाता है। जो पिछली हुकूमत गिरी है वो भी ये 12 लोगों को मैनेज करती है पाकिस्तान की हुकूमत, और फिर चीज़ों को इस तरीके से मनूवर किया जाता है। तो ये जो 12 नशस्तें, इनके ऊपर मामला अटका हुआ है। और एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो है मेंबरान असम्बली की मरात, उनकी वापसी और तमाम तर चीज़ें, जिसको ऑब्वियसली वापस करने के हवाले से अभी तक वो जो हुकूमत है वो तैयार नहीं है। अब 29 तारीख, यानी पेशावर जलसे के एक दिन बाद ये तारीख दी गई है कश्मीर अमन कमेटी की जानिब से, कि 29 को हम बड़ी तादाद में निकलेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान से रेंजर्स भी बुलवा लिए गए। अभी अहमद फरहाद की ट्वीट मेरे सामने है कि मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में पाकिस्तान से मंगवाए गए पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में तैनात। बाग और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में फेसबुक सर्विस बंद कर दी गई। पंजूसा रावलाकोट में आवाम का धरना जारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का खदशा। तो गिरफ्तारियां तो है, लेकिन कश्मीरियों की एक हिस्ट्री है। कश्मीरी जिस तरीके से रेजिस्ट करते हैं, जिस तरीके से मज़ाहमत करते हैं, वो तो घर नहीं जाएंगे, अपने मुतालबात मनवाए बगैर घर नहीं जाएंगे। ये वादे वही आप उनसे फरवरी या मार्च के महीने में भी कर चुके हैं। गालिबन आपने जून में भी उनसे वादा किया कि इस पर अमल दरामद इस चार्टर ऑफ डिमांड पर हो जाएगा। लेकिन अब 6 माह का वक्त गुजरने के बाद, जब वो 6 माह का वक्त मुकम्मल हो गया, तो अवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर के ऊपर एक कॉल दी, और कॉल वापस दी, और फिर जिस तरीके से कॉल पर लोग लब्बैक कहते हुए निकल रहे, परसों की तारीख है 29 तारीख है ऑब्वियसली, बल्कि 2 दिन बाद की तारीख है, कल 27 है। तो इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे, और जिस तरीके से रेंजर्स को बुलवाया गया है, जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कल पेशावर का जलसा, महमूद खान अचकज़ई बार बार कह रहे हैं कि हम मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, हम अवामी कर्फ्यू लगाने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों पर कर्फ्यू लगा देंगे, हम आवाम को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या किसी मुल्क के किसी हिस्से से भी खुदा न खास्ता कोई चिंगारी अगर उठ जाती है, तो हालात किस तरह बेकाबू हो जाएंगे? अभी नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश मिसालें मौजूद हैं हमारे नेबरहुड में, जो जो कुछ हो रहा है। तो ये एक तशवीश, एक डर, एक खौफ ज़रूर मौजूद है कश्मीर के हवाले से भी, फिर कल पेशावर के हवाले से भी। पेशावर में अब कल क़यादत क्या करेगी, ये तो अहम होगा देखना। इमरान खान तो एक-एक करके तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर एक-एक करके प्लान वो दे भी रहे हैं। अब ये पेशावर जलसे का भी जो तमाम तर प्लान था, वो इमरान खान ने जेल से दिया कि पेशावर में जलसा करें, और बाकायदा तौर पर उस जलसे से ऐसी तकारीर की जाए जिससे ये वाज़ेह हो कि ये जो ऑपरेशन है, ये मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। इसमें KP हुकूमत की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है। कल तनकीद भी होगी, स्टेट से सख्त तकारीर भी होंगी, लेकिन रोड मैप क्या होगा?
क्या कोई आउटकम कल के जलसे से निकल कर आएगा? कल जलसे से निकल कर कोई कोई अगला लाहेअमल आएगा? असेंबलियों से इस्तीफे सामने आ सकते हैं? ये बहुत अहम होगा देखना। इस वक़्त अलीमा खान, इमरान खान की फैमिली, कारकुनान की बड़ी तादाद, कुछ रहनुमा बाकायदा मौजूद हैं जलसागाह पे, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक मामूल है, हस्ब मामूल एज़ ऑलवेज़। जब भी कोई जलसा, धरना या रैली कुछ भी होता है तो एक दिन पहले ही उस तारीख से, जो दी गई तारीख है उससे एक दिन पहले एक माहौल बना लेते हैं। ये जैसे पाकिस्तान में ईद से पहले चांद रात का माहौल होता है, ऐसे एक जलसे की चांद रात का माहौल बन जाता है, जो इस वक्त पेशावर में बना दिया गया है। लेकिन पार्टी के अपने अंदर जो इस वक्त इख्तलाफात हैं, आपसे चंद मिनट पहले खबर आई कि अली मीर गड्डापुर जब जलसागाह पहुंचे तो अहमद न्याजी भी जलसागाह में थे, और अहमद न्याजी की टीम, अली अमीन गड्डापुर की टीम ने अहमद न्याजी को ऊपर स्टेज तक नहीं जाने दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत रोले हैं, बहुत इनके मामलात ख़राब हैं, बाकायदा ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, फिर आगे ग्रुप्स में लोग बनाए हुए हैं, फिर वो मुख्तलिफ कौन किसके लिए ट्वीट करता है, कौन किसके लिए नहीं, मतलब जो फोकस इनका, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हरगिज़ नहीं है। तो इस तरीके से ये इस वक्त तमाम तर मामलात हैं। दूसरी जानिब ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर इजलास के अंदर तकरीर, माजरत के साथ शहबाज शरीफ की तकरीर के कुछ पॉइंट्स बेहतर थे, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होने के नाते उन्होंने जो तकरीर की उसमें जो चीज़ें बेहतर थी उनको बेहतर कहेंगे। लेकिन एज ऑलवेज ट्रम्प की, मतलब शहबाज शरीफ साहब दो काम तो कभी नहीं भूलते, एक ट्रम्प की तारीफ़ें और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें। तो ट्रम्प की तारीफ़ों के पुल उन्होंने बांधे, जिस तरीके से ट्रम्प की उन्होंने तारीफ़ें की, पता चल रहा था कि वो ट्रम्प से कुछ लेने गए हैं, और ये सब लोग मिलकर ट्रम्प से क्या ले रहे हैं? ये सब लोग मिलकर ट्रम्प को जो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में इनको सिर्फ ये चाहिए कि इमरान खान की रिहाई पर इंसानी हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान में मीडिया की पाबंदियों के हवाले से कोई बात हमसे किसी सूरत ना की जाए। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन अमेरिका में जो बनी हुई है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। फिर अमेरिका के अंदर जो इस वक्त ट्रम्प और इस हवाले से जो तमाम तर तकारीर हुई वो तो एक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक इंटरव्यू इस वक्त वायरल है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया, इस वक्त उस इंटरव्यू के क्लिप्स जगह जगह मौजूद है। यानी ये इंटरव्यू पूरा देखना भी पड़ेगा, लेकिन जो क्लिप्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उन पे हंसा जाए, किस तरीके से बात की जाए, पाकिस्तान के वजीर दिफा और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, इमरान खान का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं? मेहदी हसन ने सवाल किया। नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था, 72 साल से यही हो रहा है। आपकी, ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, इस पर मेहदी हसन ने कहा कि आपकी दलील सिर्फ ये है कि सबने बुरा काम किया तो हम भी कर रहे हैं। आप सुनते जाइए। इमरान खान जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा। आपने कहा था कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट तो भारत चला रहा है, मेहदी हसन ने जवाब दिया। आपके पास इस बात के सबूत हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भारत से चल रहा है? मेहदी हसन बिल्कुल, मगर वो सामने नहीं लाना चाहता। यानी जब उनसे पूछा गया कि आपके पास सबूत होंगे, क्योंकि आपने कहा है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो भारत से, इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, तो उसके कोई क्लेम कर रहे हैं, इतना बड़ा सबूत दें, तो उस पर उन्होंने कहा मैं आवाम के सामने भी ला नहीं सकता वो सबूत। तो मेहदी हसन ने कहा जब लाने नहीं थे सबूत तो इतना बड़ा क्लेम क्यों किया? यानी इनको ट्रेनिंग है शाहजेब खानज़ादा, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, ऐसे लोगों के प्रोग्राम में जाकर बैठने की इनको ये तवक्को नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया के ट्रेंड लोग हैं, इनको तवक्को नहीं थी कि वहाँ पर आपसे आज़ादाना तौर पर सवाल होंगे। अभी आगे सुने। ज़्यादातर ममालिक में फ़ौज का सरबराह वज़ीर दिफ़ा को जवाबदेह होता है, लेकिन आपके मुल्क में आप बतौर वज़ीर दिफ़ा फ़ौज के सरबराह को जवाबदेह हैं। क्या ऐसा नहीं है? आसिम मुनीर आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं? मेहदी हसन ने सवाल किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब सुनिए। इन ममालिक में और मॉडल है, इसे डीप स्टेट कहते हैं, हमारे यहाँ हाइब्रिड निज़ाम है। ख्वाजा आसिफ खुद को ताकतवर कहने से गुरेज। जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे हैं यस आई एम अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर। यानी वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं मैं कोई मतलब फौज का सरबराह मुझे आके जवाबदेह होगा या मैं ज़्यादा ताकतवर। वो डर गए इस जवाब से, इस सवाल से ही डर गए इतना। उन्होंने कहा आई एम अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हूँ, दैट्स इट। उन्होंने यहीं से आगे क्रॉस रेड लाइन लगा दी कि इससे आगे मैं नहीं जाता। इस कदर खौफ, और उन्होंने माना कि यहाँ पर हाइब्रिड निज़ाम है, बाकी ममालिक में निज़ाम और है। जिस पर मेहदी हसन ने हंस के कहा कि बिल्कुल बाकी ममालिक में डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने खुद कह दिया कि हमारे यहाँ हाइब्रिड निज़ाम है। क्या आपकी हुकूमत ने अमेरिका से बात की है कि वो इसराइल को रोकने के लिए इसकी फंडिंग बंद करे? मेहदी हसन, हमारे कुछ बरादर ममालिक की अमेरिका से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, वो अपना ताल्लुक इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल प्राइज़ नामजदगी के वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। हमने ये पाक भारत जंग के पस मंज़र में सब किया। क्या चल रहा था, मामलात क्या चल रहे थे, अमेरिका किस तरीके से इंटरवीन करने लगा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं आइडिया नहीं था, मैं अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका ईरान पर इस तरह खुलेआम हमला कर देगा। हमने पस मंज़र जो भारत जंग का था उसके पस मंज़र में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस बैकग्राउंड में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया। ये वही नोबेल पीस प्राइज़ है जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर मीडिया को ताकीद की जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया को, कि नोबेल पीस प्राइज़ नामजदगी ट्रम्प को, इस हवाले से मीडिया पर कोई बात ना की जाए। क्योंकि किसने की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजदगी, किसने नहीं की, ये ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन जब सवाल हुआ
ٹھیک ہے، اسرائیل کو روکنے کے حوالے سے آپ نے امریکہ سے کوئی بات کی تو اس پر بھی انہوں نے فوراً سے اس چیز پر ریڈ لائن کراس لائن لگا کے یہیں تک خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ ہمارے کچھ برادر ممالک کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، یعنی نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کریں آپ لیکن تعلقات کسی اور کے اچھے ہیں۔ یہ تمام تر کہانی اب صحافی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے، ہر دفعہ یہی سب ہوتا ہے۔ وہ ساتھ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ سفید جھوٹ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہر لحاظ سے پاکستان میں مثالی قسم کی آزادی حاصل ہے۔ اب سے ایک روز پہلے فلک جاوید کو اسلام آباد سے جس طرح اٹھایا گیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، یعنی ایک کہاں سے نام لینا شروع کریں، ارشد شریف شہید سے لے کر بہت لمبی فہرست، جس طریقے سے لوگوں کو یہ ملک چھوڑ چھوڑ کر جانا پڑا، پھر جو کچھ یہاں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں جیل کے اندر، جو قید کاٹ رہے ہیں اور پھر جو نکل رہے ہیں وہاں سے قید کاٹ کے، کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو رہا ہے، کوئی جس طریقے سے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلی آزادی ہے۔ اور یہ انہوں نے تمام تر انٹرویو تو دیا ہی، عامر متین کا بھی اس پر ایک بڑا دلچسپ تبصرہ آیا، پاکستان کے نامور صحافی، وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کو اس کے بعد یا تو استعفیٰ دینا چاہیے یا ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے۔ انہوں نے ریاست پاکستان کی بے عزتی فرمائی ہے، اتنے نالائق جواب جس سے پاکستان کی شان میں بہت کمی آئی، پتہ نہیں ان کو کیا ضم ہے، کیونکہ وہ اسمبلی میں بدتمیزی سے اپوزیشن پر دھاڑ سکتے ہیں، خواتین کو ٹریکٹر ٹرالی یا پینگوئن کہہ سکتے ہیں، اسی لیے وہ مہدی حسن جیسے بڑے صحافی سے بات کر سکتے ہیں۔ نہایت نالائق انٹرویو تھا، بطور پاکستانی ہمیں شرمندہ کیا، نہ کوئی جواب نہ دلیل، کیا پاکستان کے وزیر دفاع ہونے کا اہل ہو سکتا ہے؟ عامر متین ایک بڑا نام صحافت کے اندر، اور جس طریقے سے وہ لکھ رہے ہیں کہ اب ان کو استعفیٰ ان سے لینا پڑے گا، دیں گے نہیں لینا پڑے گا، استعفیٰ کوئی لے گا نہیں لے گا یہ الگ بات ہے۔ ہائبرڈ نظام وہ وہاں کیا آئے ہیں، ریڈ لائن انہوں نے لگا دی کہ جی ہم پولیٹیکل اپوائنٹی، ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم سے ایسے سوال نہ کیے جائیں۔ تو یہ اس وقت تمام تر سٹینڈنگ ہے ہمارے ہاں جو ایک نظام ہے اس کی، اور دنیا جس طریقے سے اس کو انویل کر رہی ہے، انماسک کر رہی ہے اس نظام کو، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل کا دن پشاور جلسے کے حوالے سے امپورٹنٹ آؤٹ کم کیا نکل کر آتا ہے، کیا کوئی روڈ میپ دیا جاتا ہے، صبح کیا سچویشن ہوگی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ 29 تاریخ کشمیر امن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہاں پہ جو سچویشن خراب کی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کی بندش، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر اور حالات بہتری کی طرف ہی جائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔